अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। मैं आपका सर, आपका टीचर, आपका मेंटर आज फोर्थ लेक्चर लेके आया हूँ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तो आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। और मुझे अभी भी याद है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बीच में अजहर नेशनल एकेडमी के एग्जाम्पल दे के समझाया था। अगर भूल रहे हो तो प्लीज़ गो बैक, उन लेक्चर्स को वॉच कीजिए तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक इकोलॉजी में कितने हैं? टोटल 6। सबसे पहला आ जाएगा आपका एक इंडिविजुअल, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम एंड देन बायोस्फीयर। आई विल डिस्कस ओनली फर्स्ट 3। इकोसिस्टम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं और बायोम एंड बायोस्फीयर के लिए मैं अलग से लेक्चर लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बड़े टॉपिक हैं तो मैं अलग से लेक्चर लाऊंगा। तो आज विल डिस्कस, मतलब टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली द इंडिविजुअल, देन पॉपुलेशन एंड द कम्युनिटी। बड़ा बेसिक है और बड़ा, मतलब यू कैन से दैट इंपॉर्टेंट भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल। अब आप बहुत सारे बच्चे तो जानते ही हैं इंडिविजुअल, लेकिन देखिए इंडिविजुअल एक मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक्ट करता हो या यू कैन से दैट वर्क करता हो या यू कैन से दैट फंक्शन करता हो इंडिपेंडेंटली। क्या? इंडिपेंडेंटली। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल। उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल। वो आपका प्लांट भी हो सकता है, वो आपका एनिमल भी हो सकता है, वो आपका कोई माइक्रोब भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल मतलब कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक्ट करे, वर्क करे, फंक्शन करे इंडिपेंडेंटली, किसी दूसरे के ऊपर रिलाई ना करे, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल। उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल। बिल्कुल सिंपल। बुक पे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, जस्ट कंसेप्ट को समझिए। अब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को या कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। लेकिन collection of individual having same species not different। प्लीज टेक केयर ऑफ माय वर्ड। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिए। पॉपुलेशन की मैंने बात की कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सेम स्पीशीज, ठीक है ना, ओवर अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब जो भी इंडिविजुअल्स होंगी उनकी कलेक्शंस को हम पॉपुलेशन बोलेंगे, लेकिन वो इंडिविजुअल सेम स्पीशीज वाले होने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट वाले नहीं होने चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? मैं यहां पे लिख देता हूं, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, हैविंग सेम स्पीशीज। मैं बोल भी रहा हूं ना तो आप लिख लेंगे अगर कहीं स्पेलिंग में आपको समझ नहीं आएगा तो। अब यहां पे एक बात मैंने लिखी ना, स्पीशीज, तो बता सकता है मुझे कोई क्या स्पीशीज क्या होता है? तो देखिए स्पीशीज हमेशा फर्टाइल होती है। क्या होती है? फर्टाइल होती है। मतलब ये ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या करते हैं? अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप सबने जेबरा तो देखा ही होगा, या सॉरी डॉन्की तो देखा ही होगा, जिसको गधा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मेयर मतलब फीमेल हार्स को बोलते हैं। तो जब भी इंटरब्रीडिंग होगी इनकी, तो इनका जो ऑफ स्प्रिंग होता है उसको हम क्या बोलेंगे? खच्चर, जिसको बोलते हैं म्यूल, MULE, म्यूल। तो ये कभी भी मतलब फर्टाइल नहीं होती है, ये स्टीराइल होती है। ये कभी भी अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इट मींस ये स्पीशीज की डेफिनेशन में नहीं आएगी माय डियर स्टूडेंट। ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये है एक मतलब टॉपर लेवल्स की स्टडी। प्लीज इन लेक्चर्स को अच्छे से वाच कीजिए। तो ये आ जाएगा स्पीशीज के मतलब जो ऑफ स्प्रिंग को, जो फर्टाइल हो, जो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करे। तो म्यूल जो है इट डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पीशीज। आई होप इतनी बात आप याद रखेंगे। तो पॉपुलेशन का भी आपको पता चल गया। देन सॉरी एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। देखिए कोई भी अगर आप पॉपुलेशन की बात करेंगे ना, तो दो तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है एंड दो डिफरेंट फैक्टर से पॉपुलेशन डिक्रीज भी होती है। एक तो देखिए बर्थ, जब भी बर्थ होगा तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। दूसरी आप हमेशा याद रखिए इमिग्रेशन, IMMIGRATION। तो जस्ट याद कैसे रखेंगे? आई से इमिग्रेशन है तो आई से इन है, तो इनका मतलब अंदर आना। मतलब बाहर से अगर लोग अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से आपकी कंट्री के अंदर, या बाहर की स्टेट से आपकी स्टेट के अंदर, बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर लोग आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन। तो हाउ द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया गेट्स इंक्रीज? फर्स्ट ड्यू टू द बर्थ एंड सेकंड ड्यू टू द इमिग्रेशन। सेकंड पॉपुलेशन डिक्लाइन कैसे होती है? क्या डिक्लाइन कैसे होगी? तो फर्स्ट एक तो आपको पता ही है सबको, डेथ, एंड सेकंड इमाइग्रेशन, EMIGRATION,
ई माइग्रेशन, तो ई से ई माइग्रेशन और ई से एग्जिट, एग्जिट मतलब छोड़ देना, निकल जाना, याद रखिए, ऐसे याद रहेगा आपको। मैं इसलिए ये बार बार इन चीज़ों में कंसंट्रेट कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, जोर लगा रहा हूँ, ताकि आप बच्चों को याद रखे, ठीक है ना, क्योंकि ये पेपर में मैंने भी एग्जाम दिए हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अब आप ई से याद रखिए ई माइग्रेशन, ई से याद रखिए एग्जिट, तो मतलब एग्जिट मीन्स कि ये पॉपुलेशन बाहर जा रही है, ठीक है ना, आपके डिस्ट्रिक्ट से, आपके स्टेट से पॉपुलेशन बाहर जा रही है, तो उसकी वजह से भी डिक्लाइन होगा। यहाँ पे पॉपुलेशन का इंक्रीज होता है बर्थ और इमिग्रेशन से। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए मैं बात करता हूं कम्युनिटीज की। कम्युनिटी कहते हैं कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को, किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन एक फर्क है इसमें, ऊपर मैंने बताया था हैविंग सेम स्पीशीज, लेकिन यहां पे डिफरेंट स्पीशीज, हैविंग डिफरेंट स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया ही होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में देखिए कि मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है ना, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंट, फॉर एग्जाम्पल प्लांट की एग्जाम्पल दे दूं मैं, देखिए, या एनिमल्स के एग्जांपल देता हूँ। देखिए बहुत सारे एनिमल्स हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड एज वेल एज द शेल्टर, मतलब उनको फूड भी चाहिए, खुराक भी चाहिए, और वहाँ पे रहने के लिए भी उनको जगह चाहिए, तो एनिमल्स डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर। तो सिमिलरली इन द सेम सेंस प्लांट्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन द एनिमल। कैसे, फॉर एग्जाम्पल पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर होता है एक मेल पार्ट होता है प्लांट्स का, मतलब फ्लावर्स का, तो स्टिग्मा हो गया उसका फीमेल पार्ट, तो वो पोलन ग्रैन का ट्रांसफर होना मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक, ठीक है ना, पोलन ग्रैन का ट्रांसफर होना विद द हेल्प ऑफ एनिमल, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो देखिए प्लांट आल्सो डिपेंडेंट ऑन एनिमल एंड एनिमल आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट। तो उसको मतलब ये जो कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हैविंग डिफरेंट स्पीशीज, यू कैन से दैट कि मतलब ईच एंड एवरी स्पीशीज जो है वो डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। तो कम्युनिटी में इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। तो उसके बाद दो टाइप्स होती हैं कम्युनिटी की, एक होती है आपकी मेजर और एक होती है आपकी माइनर। कौन सी, मेजर और माइनर। ये जो मेजर होती है ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद क्या होती है, लार्ज साइज भी होता है, क्या होता है, लार्ज साइज भी होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, सन के ऊपर, मतलब प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है ना सन, उसके ऊपर ये जो मेजर कम्युनिटी है ये डिपेंड करती है। लेकिन माइनर कम्युनिटी जो होती है ना, ये अदर कम्युनिटीज के ऊपर, जिनको आल्सो कॉल्ड एज सोसाइटी बोलेंगे, उनके ऊपर भी डिपेंड करती है। ये वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती, इतने लार्जर इन साइज नहीं होती, माइनर का मतलब ही होता है छोटा, ठीक है ना, और डिपेंड करता है नॉट ओनली सन, डिपेंड ऑन एडजेसेंट कम्युनिटी, ADJACENT, एडजेसेंट कम्युनिटीज, ठीक है ना, ADJCENT, एडजेसेंट कम्युनिटीज, जिनको हम सोसाइटी भी बोलते हैं। तो आई होप यहां तक तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। कम्युनिटी में क्या होता है कि मतलब कलेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, यू कैन से हैविंग डिफरेंट स्पीशीज एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस, उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, मेजर कम्युनिटी जो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, लार्जर साइज होगा, ओनली सन पे ही डिपेंड करते हैं। माइनर में जो डिपेंड करते हैं एडजेसेंट कम्युनिटीज पे, आल्सो कॉल्ड एज सोसाइटी बोलते हैं इनको। ये स्मॉलर होते हैं, लार्जर मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। स्पीशीज मैंने आपको बता दिया वो होते हैं जो फर्टाइल हों, जो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें। जो स्टीराइल होते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो स्पीशीज की डेफिनेशंस में नहीं आएंगे। इकोसिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। बायोम और बायोस्फीयर एक मेजर टॉपिक है, ये आई विल मतलब इनके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर जो है आपके सामने लाऊंगा, लेकिन उसके आगे मैं आपको इकोटून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक है, और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म बोलूँगा मैं। अब ये जो इकोटॉन है ये आपको यूपीएससी के स्टेट पीसीएस में और अदर एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेगी। जस्ट गो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कीजिए, इन्वायरमेंट सेक्शन में आपको इकोटोन मिलेगा। तो सबसे पहले तो अल्फ्रेड रसेल वालेस ने 1859 में ये टर्म दिया है, ये आपको स्टेट वाले एग्जाम में पूछेंगे, यूपीएससी कभी नहीं पूछेगी। किसने ये टर्म काइंड की है, अल्फ्रेड रसेल वालेस, WALLACE वालेस, 1859 में। इकोटोन बोलते हैं एक जोन ऑफ जंक्शन, ये एक जोन ऑफ जंक्शन है बिटवीन द टू आर मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। अलग अलग इकोसिस्टम है, आपने टेरेस्ट्रियल में पढ़ा था, पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, ओशन एक है, लेक एक है, फॉरेस्ट एक है, ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम है। तो ये जो अलग अलग इकोसिस्टम है ना, इनके बीच में जो एक ट्रांजिशनल जोन होगा उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। आप देखिए ये लैंड इकोसिस्टम है, कौन सा आ गया, लैंड इकोसिस्टम। ये जो दूसरा आ जाएगा आपके पास सपोज एक्वेटिक इकोसिस्टम, वाटर वाला इकोसिस्टम। अब इनके बीच में ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो ट्रांजिशनल जोन है, इसको बोलते हैं आपका इकोटोन। क्या बोलते हैं, इकोटोन। अब ये चीज हमेशा याद रखना। फॉर एग्जांपल देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोटोन है। किस किस के बीच में, मैराइन और टेरेस्ट्रियल
इकोसिस्टम के बीच में। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाला आ गया, मैराइन आ गया मींस वाटर वाला। तो सपोज आप मान लीजिए ये मैराइन आ गया, ये आ जाएगा आपका टेरेस्ट्रियल। इनके बीच में जो आ रहा है दिस इज योर मैंग्रोव फॉरेस्ट, दिस इज योर मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन। सेकंड देखिए ग्रास लैंड, ठीक है ना, ग्रास लैंड फॉरेस्ट, ये किस किस के बीच में आते हैं, ये आ रहे हैं आपके फॉरेस्ट के बीच में और डेजर्ट के बीच में। सपोज यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा जंगल हो गया सपोज, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका फॉरेस्ट आ गया, यहाँ पे आपका बिल्कुल मतलब डेजर्ट आ गया, ड्राट लाइट जहाँ पे सिचुएशन अकर होती है। यहाँ पे जो इनके बीच में जो ट्रांजिशनल जोन है वहां पे होंगे ग्रास लैंड, वहां पे जो ट्रीज होंगे वो काफी स्पार्सली होंगे, काफी दूर दूर प्रेजेंट होंगे, ग्रासेस जो होंगी वो होती हैं, उसको हम बोलेंगे ग्रास लैंड। और वो भी एक इकोटोन आ गया बिटवीन द टू डिफरेंट इकोसिस्टम, एक आ जाएगा आपका डेजर्ट और एक आ जाएगा आपका ग्रासलैंड। सिमिलरली एस्चुरी बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, जहां पे आपका फ्रेश वाटर से रिवर का फ्रेश वाटर है ओशन के साथ मिलता है, ओशन का वाटर सॉल्ट वाटर होता है, तो उनके बीच में जो ट्रांजिशनल जोन होगा उसको हम एस्चुरी भी बोलते हैं। तो एस्चुरी इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इकोटोन। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी या कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इकोटोन। इन तीन चारों में से कोई एक दे देगा और बताएगा कि क्या ये इकोटोन है या नहीं है, या इसकी डेफिनेशन देके, या ऐसा पूछेगा कि ये टर्म किसने काइन किया स्टेट्स के जो एग्जाम्स हैं, ठीक है। यूपीएससी थोड़ा सा इसको टफ और बनाता है। उसके बाद रिवर बैंक ड्राई और वेट के बीच में, फॉर एग्जांपल ये ड्राई वाला पार्ट आ गया, ये वेट वाला पार्ट आ गया, और इसके बीच में ये जो ट्रांजिशन जोन आ जाएगा दिस इज योर द रिवर बैंक, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, इकोटोन बोलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यूपीएससी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछता है, इकोटोन आर ऑलवेज या नैरो इन साइज, नो नेवर। स्टेटमेंट एक्सट्रीमली मतलब रॉन्ग है, ये नैरो भी हो सकता है और क्वाइट वाइड भी हो सकते हैं। ये चीज मतलब यूपीएससी पर्सपेक्टिव के एग्जाम्स के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आल्सो नाउन एज जोन ऑफ, इसको टेंशन भी बोलते हैं। ये इकोटोन जो होता है ये लीनियर है। वाई लीनियर है? बिकॉज इट शोज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज कंपोजिशन। जस्ट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था लैंड है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैराइन मींस वाटर है, तो यहाँ पे स्पीशीज जो होंगी वो कम पाए जाएंगी। यहाँ पे वाटर में भी आपको ओनली फिशेज मिलेंगी, लेकिन जब यहाँ से भी आप इधर जाएंगे, यहाँ से भी आप इस जाएंगे इस तरफ, तो यहाँ पे जो आपको ट्रांजिशनल जोन है जिसको इकोटोन बोलेंगे, यहाँ पे स्पीशीज की कंपोजिशन ज्यादा होगी, यहाँ पे पाई जाने वाली स्पीशीज जो होंगी वो ज्यादा होंगी। सिमिलरली इन द सेम मैनर ग्रास लैंड में देखिए फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच वाला जो पार्ट होगा ग्रास लैंड, यहाँ पे स्पीशीज ज्यादा होंगी। एस्ट्रीज में नंबर ऑफ स्पीशीज या कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज या डिफरेंट स्पीशीज जो होंगी वो ज्यादा होंगी। रिवर बैंक में भी आपको कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज जो होगा वो ज्यादा मिलेगा। दैट इज वाई इट इज लीनियर। ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। उसके बाद सम टाइम पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीशीज इज मच ग्रेटर इन दिस जोन एज कंपेयर टू द अदर। फॉर एग्जांपल इस जोन के अंदर, इस ट्रांजिशनल जोन के अंदर, इस टेंशन जोन के अंदर, इस इकोटोन के अंदर पॉपुलेशन जो होती है कुछ स्पीशीज की बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अदर एरिया। उसको हम बोलेंगे एज इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पेपर में जाके देखिए, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये मतलब एज इफेक्ट बोलेंगे। और उसके बाद जो स्पीशीज यहाँ पे सबसे ज्यादा अबंडेंट हो, सबसे ज्यादा पाई जाती हो, उसको बोलते हैं एज स्पीशीज। उसको क्या बोलेंगे, एज स्पीशीज। दिस इज ऑल अबाउट द इकोटोन। इफ यू हैवंट क्लियर, अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं होगा प्लीज गूगल पे जाइए, मैं इसके साथ एक इकोटोन की फिगर ऐड भी कर दूंगा, आप उसको देखिए, आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। वैसे मुझे लगता है कि ये 4 एग्जांपल्स के साथ आपको ये वाला आइडिया भी क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक चीज आपके साथ आज के इस लेक्चर में नीश भी डिस्कस करूंगा, तो आप क्या करिए कि जस्ट वेट कीजिए, मैं इसको इरेज कर दूं। तो देखिए मैं ऑलरेडी नीश आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पूछी भी गई है, जेके एसएसबी एसएससी सीजीएल सब एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से बोलूँगा, आप जाइए चेक करिए, वहाँ पे आपको नीश ज़रूर मिलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आप यूपीएससी के चेक करेंगे वहाँ पे भी आपको नीश टर्म ज़रूर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये जो टर्म दी है ये किसने दी है, ग्रेनल ने 1917। दिस इज़ फॉर स्टेट लेवल एग्ज़ाम। ये जो चीज़ है कि ये टर्म किसने दी है 1917 में, ग्रेनल ने, GRINNEL ग्रेनल ने। नीश क्या होता है कि एक यूनिक फंक्शनल रोल जो एक ऑर्गेनिज्म प्ले करता है, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे नीश। हैबिटेट और नीश में पता है क्या फ़र्क होता है? हैबिटेट होता है एक एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और नीश होता है उसका प्रोफेशन, उसका रोल। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या रोल है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे एक एनिमल, वैसे एक ऑर्गेनिज्म
वहाँ पे क्या रोल है उसका अपनी कम्युनिटी के अंदर, उसको बोलेंगे नीश। उसको क्या बोलेंगे? नीश बोलेंगे। तो और ये यूनिक होता है फॉर आ स्पीशीज। कभी भी नेवर दो स्पीशीज का कभी भी सेम नीश नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो जाइए, मेरा एक शॉर्ट है, उसके ऊपर आप एलन रूल, उसके ऊपर ग्लॉगर रूल, उसके ऊपर बर्जमैन रूल और गास हाइपोथेसिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया होता है कि कभी भी दो स्पीशीज का सेम नीश नहीं हो सकता। ये चीज़ जाइए और उसको देखिए आप, तो अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। आई होप नीश का पता चल गया होगा कि ये एक प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, एक रोल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स दैट ऑर्गेनिज्म प्ले इन इट्स कम्युनिटी, उसको हम बोलेंगे नीश कंसेप्ट गिवन बाय ग्रेनल। उसके बाद टाइप्स ऑफ नीश की बात करूंगा तो सबसे पहले हैबिटेट नीश, फूड नीश, रिप्रोडक्टिव नीश और फिजिकल और केमिकल नीश। बड़ा इजी है। हैबिटेट नीश मतलब वेयर इट लाइव्स, क्या? वेयर इट लाइव्स मतलब वो कहाँ पे रहता है, वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है, उसको मैं बोलूँगा क्या? अच्छा, हैबिटेट नीश। फूड नीश होता है कि व्हाट इट ईट्स और यू कैन से दैट कि डीकम्पोज, ठीक है ना, वो क्या खाता है, ये क्या डीकम्पोज करता है, या कौन सी स्पीशीज के साथ कंपीट करता है, या आप क्या बोलेंगे कि व्हाट स्पीशीज इट कंपीट विद, व्हाट स्पीशीज इट कम्पीट्स विद, ठीक है ना, ये कौन सी स्पीशीज के साथ कंपीट करता है, उसको हम बोलेंगे फूड नीश। क्या बोलेंगे? फूड नीश। उसके बाद हो गया रिप्रोडक्टिव नीश, मतलब हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस, कब और कैसे वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, ये हो जाएगा आपका रिप्रोडक्टिव नीश। हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस, ये हो जाएगा आपका क्या? रिप्रोडक्टिव नीश। और फिजिकल और केमिकल नीश में आ जाएगा आपका टेम्परेचर, उसके बाद आ जाएगा आपका लैंड की शेप, उसके बाद आ जाएगा आपका लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, ये सारे आ जाएंगे आपका फिजिकल और केमिकल नीश, लैंड स्लोप, ठीक है। तो एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा मैं लिख देता हूँ, अदर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीश। एक ही चीज़ बात रखिए, शायद टाइप्स तो आपको पेपर में नहीं आनी है, लेकिन मुझे चीज़ें, मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया कि आई विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक कंप्रीहेंसिवली, तो मुझे ये चीज़ें कवर करनी पड़ रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी भी पूछेगा या अदर एग्जाम पूछेंगे, यूपीएससी सॉरी ये नीश टर्म किसने दी है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीनल 1917 में दी है। यूपीएससी पूछेगा कि क्या नीश जो होता है वो सेम होता है हर एक स्पीशीज के लिए, तो कभी भी नहीं होगा, हमेशा यूनिक होता है। जब भी अगर दो स्पीशीज का सेम नीश होगा तो वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी, उनमें से एक तो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट कर ही जाएगी 101%, ये चीज़ याद रखिए। उसके बाद एक टर्म है इंपॉर्टेंट, इकोक्लाइन। अभी पीछे हमने देखा ना आपका इकोटोन, एक ट्रांजिशनल जोन ऑफ टेंशन, है ना, मैंने आपको बताया था कि सपोज एक ये रीजन आ गया, एक सपोज ये वाला रीजन आ गया, यहाँ पे सपोज आपका लैंड है, यहाँ पे सपोज आपका वाटर है, तो ये वाला जो बीच वाला पोर्शन होगा ना, इसको बोलेंगे हम इकोटोन। यहाँ पे जो होगी प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे डाइवर्सिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जाने वाली होंगी वो ज़्यादा होंगी यहाँ के कंपैरिजन में और यहाँ के कंपैरिजन में। तो इकोक्लाइन कहता है कि एक जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम, फ्रॉम वन अदर इकोसिस्टम टू, मतलब आप देखेंगे कि जब यहाँ से आप यहाँ पे जाएंगे या यहाँ से आप यहाँ पे जाएंगे तो कोई शार्प बाउंड्री नहीं होगी कि यहां तक जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं सपोज 10 है, यहां तक जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो 10 है, और जैसे ही आप यहां पे आ जाएंगे इस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो यहां पे पाई जाने वाली स्पीशीज 100 हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा, कोई शार्प और फिक्स्ड या रिजिड बाउंड्री नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुअल स्पीशीज जो होंगी वो इंक्रीज होते जाएंगे, नंबर ऑफ स्पीशीज जो होता है वो इंक्रीज होता जाएगा एज यू आर मूविंग फ्रॉम द लैंड इकोसिस्टम टू द ट्रांजिशनल जोन और फ्रॉम द वाटर इकोसिस्टम टू द ट्रांजिशनल जोन। कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, ग्रेजुअल नंबर इंक्रीज होता जाएगा स्पीशीज को, इसी को हम बोलेंगे इकोक्लाइन। क्या बोलेंगे? इकोक्लाइन। और वेयर देयर इज मतलब नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द टू, कोई शार्प या कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे जो भी एनवायरनमेंट का आपका लेक्चर था। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ के रखी है तो मुझे बताइए डायापाज क्या होता है, मुझे बताइए आप ब्रूमेशन क्या होता है, मुझे बताइए आप हाइबरनेशन क्या होता है, मुझे बताइए आप एस्टिवेशन क्या होता है, कमेंट में मतलब कमेंट में, ठीक है। एक चीज मैं आपको देता हूं गारंटी कि शायद आपने हाइबरनेशन तो पढ़ा होगा, बाकी गारंटी है कि आपने ब्रूमेशन कभी भी नहीं पढ़ा होगा, एस्टिवेशन समहाउ देख लिया होगा, डायापोज भी समहाउ देख लिया होगा। लेकिन अगर देखा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।